नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। हम हैं एसपी चक्रवर्ती। आज हम जनपद अंबेडकर नगर के एक ऐसी शख्सियत से एक बार फिर रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम हिमांशु त्रिपाठी। सन 2019 से लगभग हम लगातार सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे या फिर फेसबुक पे अक्सर सुनते आ रहे थे कि नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी। ये आदत पड़ गई थी हम लोगों को भी, सुनते सुनते, देखते देखते। या आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया या वार्ता हिंदी। तो इसके चीफ एडिटर और एक तरीके से कह लीजिए कि अम्बेडकर नगर जिले में सभी को सोशल मीडिया पर क्यों सक्रिय होना चाहिए और सोशल मीडिया की ताकत क्या है, उस चीज़ का एहसास कराने वाले हमारे साथ है, वो है शख्सियत के रूप में मौजूद हैं बड़े भाई हिमांशु त्रिपाठी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। बहुत समय जाया ना करते हुए सीधे सीधे आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा है, उस युवा को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वाभिमान, रोजगार, इसके अलावा देश की जो व्यवस्था है, देश की उन्नति विकास में उसका योगदान। लेकिन आज का जो युवा है, वो युवा किस तरफ जा रहा है? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, राजनीति के नाम पे जो ह्यूमैनिटीज होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत खत्म हो रही है। एक तरफ इटावा में एक कथावाचक की चोटी काटी गई, हाय तौबा मचा, मचना भी चाहिए, गलत काम हुआ। वहीं पर अभी 2 दिन पहले बिहार में एक एसएचओ महोदय हैं, उन्होंने एक ब्राह्मण बुजुर्ग व्यक्ति को सिर्फ ये पूछा कि किस जाति को, उसने कहा हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण कहने के बाद रोड से पीटते हुए थाने तक ले गए। तो किसी की संवेदना उसके साथ, उस ब्राह्मण बुजुर्ग के साथ नहीं गई। तो एक यादव के साथ ब्राह्मण की संवेदना नहीं दिखती, ऐसा लोगों का कहना है, मानना है। तो क्या आपका विचार है कि आज के दौर में युवाओं को क्या करना चाहिए, और आज का युवा अगर इस तरफ जा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, चक्रवर्ती जी, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। युवा गुमराह किए गए हैं, युवा जो है गुमराह किए जाते हैं हमेशा। जिंदाबाद गैंग में युवाओं को शामिल किया जाता है, उनको बताया जाता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए खेल की व्यवस्थाएं करेंगे, रोजी रोजगार लेके आएंगे, शिक्षा क्षेत्र में हम आपको बढ़ावा देंगे। उनको अपने फौज में शामिल किया जाता है, अपनी भीड़ को बढ़ाई जाती है, उसके बाद युवाओं को उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाता है। ये हर बार एक राजनीतिक परिकल्पना को अगर हम देखें तो हर बार यही स्थिति स्पष्ट होती है। चाहे हम किसी भी एक पार्टी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, भाजपा की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, हर जगह कहीं ना कहीं जो है सबको यहाँ की राजनीति, जो अम्बेडकर नगर की राजनीति है, वो युवाओं के विपरीत है। अगर हम जहाँ आलापुर में बैठे हैं, आलापुर की आप स्थिति देख लीजिए कि आलापुर में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में आलापुर सबसे पीछे है, परिवहन संबंधित सेवाओं में आलापुर सबसे पीछे है, खेल कूद का मैदान पूरे आलापुर में कहीं नहीं है। हमारे सांसद महोदय आलापुर में जीतने के बाद कभी आए ही नहीं, किसी के यहाँ इक्का दुक्का आ गए होंगे। विधायक आलापुर की स्थिति ये है कि विधायक जी जहाँ बुलावे पे जाते हैं वहीं जाते हैं। बाकी उनको जब इलेक्शन में युवा खड़े मिले थे, इलेक्शन में युवाओं ने उनको सपोर्ट किया था, उनकी भीड़ बढ़ाई थी, लोगों तक पहुंचे थे युवा। तो आज उन युवाओं के लिए कोई व्यवस्था, जमीनी हकीकत खत्म है। युवाओं के लिए बस स्टेशन यहाँ पे आलापुर में आपको दिखता है। अगर आपको बस पकड़नी हो लखनऊ जाने के लिए, तो अगर प्राइवेट बसें जो आप कहते हैं डग्गा मार बसें हैं, इनको नहीं चलना चाहिए रोडों पर। अगर ये बसें ना हो तो फिर आप इमरजेंसी में अपने राजधानी नहीं पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन आपके यहाँ से निवास स्थान से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, बस स्टेशन आपके निवास स्थान से 50 किलोमीटर दूरी पर है, आपके यहाँ जो जिला अस्पताल है आपके निवास स्थान से 50 किलोमीटर दूरी पर है। और इन तीनों चारों को कनेक्ट करने की जो सेवाएं हैं वो एक ऐसी स्थिति पर है कि अगर इमरजेंसी में रात में, अगर बरसात का समय है, अगर किसी को सांप काट दे और इलाज उसको ना मिल पाए, तो वो जिला तक पहुंचते पहुंचते, आजमगढ़ तक पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो जाएगी रास्ते में। और आप प्राइवेट बसों को डग्गा मार कहते हैं, प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर सबकी निगाहें रहती हैं। जो डॉक्टर 40 रुपया की दवाई देता है, उसमें से बेचारा अपनी रोजी रोजगार भी चलाता है, अपने स्टाफ्स को भी देखता है, और उन्हीं डॉक्टर के ऊपर जो है सभी लोग की दृष्टि होती है। सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम फर्जी डॉक्टर हो,
फर्जी क्लिनिक तुम्हारी चल रही है, तुम्हारी स्थितियां सही नहीं है, तुम्हारे ये कागज पूरे नहीं है, उन्हीं के ऊपर तंत्र भी एक्टिव हो जाता है, उन्हीं के ऊपर लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। अब आप ये बताइए, अगर प्राइवेट संस्थाएं ना हो, प्राइवेट बसें ना हो, प्राइवेट लोग ना हो, प्राइवेट नौकरियां ना हो, प्राइवेट स्थितियां परिकल्पनाएं ना हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ना हो, तो आज के युवा रोड पे मारे मारे फिरेंगे। और रही बात, आपने दूसरा आपका प्रश्न रहा ब्राह्मण को रिलेटेड। ब्राह्मण बनना सब चाहते हैं डॉक्टर साहब, ब्राह्मण सब बनना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को देखना कोई नहीं चाहता है। चुटिया चुटिया काट दी गई है। चुटिया किसकी काटी गई थी? वो तो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने आधार कार्ड पे अपना नाम गलत छपवाया था, अग्निहोत्री बन के गए थे, अब की थे दूसरे बिरादरी से। आपको प्रवचन करना है तो आप अपनी बिरादरी बन के प्रवचन करिए ना, आपको रोकना कौन जा रहा है? आपको कोई नहीं रोकेगा, आप प्रवचन करिए, आपका स्वागत लोग करेंगे। बाबा रामदेव यादव हैं, उनका स्वागत नहीं किया जाता है क्या? उनका स्वागत किया जाता है, पतंजलि हर घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ब्राह्मण आप बनना चाहेंगे, अब ब्राह्मणों को आप देखना नहीं चाहेंगे। ब्राह्मण की स्थितियां आपको देखेंगी, इनके पंडित जी हैं, चंदन लगाते हैं, इनको प्यार प्रणाम लोग करते हैं, और काश हम इनके घर में जन्म लिए होते। अगर वही सामने ब्राह्मण पड़ गया होगा, ये साला ऐसा है, ये ऐसी है, ये करता है, वो करता है, इससे ऐसा कर दिया जाए। अब आपको मैं इसका सार बताता हूँ। ब्राह्मण की स्थिति इस समय केवल राजनीतिक बनाई गई है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ब्राह्मण का, केवल ब्राह्मण जाति का, ब्राह्मण के नाम का प्रयोग कर रहे हैं अपने और जातियों का वोट बैंक देखने के लिए, कि हम केवल अपने और जातियों का वोट बैंक कलेक्ट कर लें, ब्राह्मण को कहीं किनारे कर लें। आज की स्थिति आपको हम बता दें कि ब्राह्मण बसपा की तरफ अपना रुख करेगा। एज ए पत्रकार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ वो कतई नहीं जाएगा, क्योंकि खुलेआम विरोध हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से ठगा हुआ है, इसीलिए भाजपा के साथ भी खड़ा नहीं होगा। तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं अगर जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा। तो स्थितियां वही हैं। आपके प्रश्नों में आपको उत्तर दे। चूंकि बात शुरू हुई नौजवानों से, तो नौजवान की अगर बात करें तो हमने देखा था इसी आलापुर तहसील के पास में सन 2021 में तमाम नौजवान भीम आर्मी के बैनर तले एक मामले में गए, दंगा हुआ और लगभग 250 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए, 35 लोग नामजद हुए, तमाम लोग जेल गए, थाने से भी गए, थाने से छूटे भी, थाने में बंद भी हुए, बड़ा दोहन हुआ। आज भी उनकी आर्थिक स्थिति उस दंगे के कारण बिगड़ गई। दूसरी बात, अभी जो आपने बताया कि स्वास्थ्य की व्यवस्था, तो एक लाइन में कह दें कि कोविड का जब दौर था तो तमाम बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर हाथ खड़े किए थे, तो यही गांव देहात के डॉक्टरों ने बड़ा इलाज किया था। और आज के दौर की स्थिति ये है कि अभी अगर जाति की बात करें, 3 विषय पे हम लोगों ने चर्चा शुरू की है। जो जाति की बात है, तो जाति की बात हो ही क्यों? अगर ब्राह्मण और यादव या छोटी जाति या बड़ी जाति की क्यों बात हो, जाति में बंटवारा क्यों? सूरज की जब रोशनी निकलती है तो सबको बराबर लगती है, वो तो जाति नहीं देखती। हवा जब चलती है, ऑक्सीजन देती है, वो तो कभी जाति धर्म मजहब नहीं देखती है। तो फिर जाति के आधार पे भेदभाव क्यों? जाति के आधार पर भेदभाव ना, तो जाति जनगणना क्यों हो रही है? नहीं, जातिगत जनगणना के पीछे वजह यह है कि वास्तव में कुछ लोग जो दबे कुचले लोग हैं, उन्हें आरक्षित किया जाए, आरक्षण दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, लोगों के समान लाया मतलब आरक्षण में जातियां आपको चाहिए और बाकी चीजों में जाति जाए। नहीं जातियां समाप्त हो जाए तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो मतलब यही होना चाहिए ना स्पष्ट। बिल्कुल। जो हमारे बैकवर्ड भाई हैं, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनको आरक्षण सरकार चाहिए, उसके बाद जो है वो अपर कास्ट का विरोध करेंगे। नहीं, अगर जाति ना रहे तो आरक्षण ही ना रहे। तो आप दोनों तरफ से सोचिए ना, किसी भी एक पहलू का, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 तरफ आप देखिए, दोनों तरफ। आपको अगर जो है शिक्षा चाहिए, ये बताइए आप कि आप ये कहेंगे कि बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े जगहों पे अपर कास्ट के लोग ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, क्यों होते हैं? आप शिक्षा नहीं उनकी लेके चले जाएंगे कहीं। वो किसान अपना पेट काट के जो अपने बच्चे को पाला है, अपने बच्चे को पढ़ाया है, एक गरीब किसान, एक गरीब ब्राह्मण जो अपने बच्चे को, एक क्षत्रिय की बात, मैं एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक ऐसे भाव की बात कर रहे हैं जो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ के अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और उस काबिल बनाया। आप
जैसे ही सयाने हुए आपको जो है आपके ही लोग, जैसे आप भीम आर्मी की चर्चा किए, उस समय केवल बर्थडे मनाने गए थे लोग। दंगा फसाद हुआ, उसमें नामजद हुए, थाने में दलाली खूब भयंकर चली। जिन जो पैसा दे पाए वो छूट गए थाने से, जो नहीं दे पाए उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। उनके घर के पिताजी ईंटा पाते होंगे कहीं पे, या फिर कहीं मजदूरी दिहाड़ी करते होंगे। वो तारीख कैसे देखते होंगे उनका बाप ही जानता होगा। नेताजी बने निकले थे वो। तो ऐसे नेता तो आपको बहुत मिल जाएंगे इस समाज में। आपको हम स्थितियां अगर स्पष्ट करने पे आ जाएं तो किसी एक जाति विशेष की बात तो भारत में होनी ही नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो ये एक प्रकार से केवल राजनीतिक है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पार्टियां करती हैं। क्योंकि जिन ग्रंथों का आज के दौर में अध्ययन किया जाता है, ग्रंथों के अध्ययन करने से पूर्व अगर ग्रंथों के लेखक को देखा जाए तो कभी आप अपर कास्ट को नहीं पाएंगे। रामचरितमानस के अलावा जो रामायण की रचना किया वाल्मीकि जी ने किया, कहा जाता है कि प्रथम वशिष्ठ उर्वशी से जन्म लियो, केवट की कन्या से जन्म लियो, व्यास जी हिरणी से श्रृंगी ऋषि, गगरी से कुंभज ऋषि। ये बड़ा पीछे समाज अगर चला जाएगा, अगर देखा जाए इतिहास उठा के। मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब इसके बारे में, आपको मैं जरा टोकूंगा बीच में। ब्राह्मण हमेशा से त्याग और बलिदान की मूर्ति था। हमेशा से आप उठाएंगे तो वो त्याग और बलिदान की मूर्ति रहा है। राजा क्षत्रिय होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया गया है ना 4 वर्ण। राजा क्षत्रिय होता था, ब्राह्मण सलाहकार होता था उसका। एक वर्णन आता है, इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, जो हिंदी पढ़ते होंगे बच्चे वो देखेंगे। इंटरमीडिएट में एक महाकवि भूषण हुए होते हैं, उनकी छत्रसाल प्रशस्ति लिखी गई है। उसमें एक कवि महाकवि भूषण ब्राह्मण थे, उन्होंने बताया छत्रसाल को, जो उनके राजा थे, कि आपका युद्ध कौशल कैसा है, आपका राष्ट्र के प्रति प्रेम कैसा है, समर्पण कैसा है। उन्होंने अपने कविता के माध्यम से बताया। कविता ये थी कि निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भान कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागत लपक कंठ बैरिन की नागिन सी, रुद्ध ही रिजावे दे दे मुंडन की माल को। लाल छिदपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभक कटक कटीले केटे काटी काटी कालिका सी कलेऊ देत काल को। इसका मतलब समझते हैं कि एक कवि, एक राज दरबारी, जो ब्राह्मण है, जो आपका सलाहकार है, वो आपको गद्दी पे बिठा भी सकता है और गद्दी से उतार भी सकता है। जब जब आप गलत रास्ते पे जाएंगे, जब जब आप समस्याग्रस्त होंगे, जब जब आप सोच नहीं पाएंगे, जब जब आप राजनीतिक क्षेत्र में पीछे जाएंगे, जब जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहेंगे, जब आपको गद्दी चाहिए, जब आपको उतरना है, जब आपको चढ़ना, हर जगह आपको ब्राह्मण चाहिए। मरते दम तक ब्राह्मण चाहिए, पैदा होने पर ब्राह्मण चाहिए, पूजा पाठ में ब्राह्मण चाहिए, हर जगह आपको ब्राह्मण चाहिए। लेकिन आप उसी को एक राजनीतिक मुद्दा बना के केवल समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बात है, यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति के नाते लोगों को सिर्फ आज बांटने का काम किया जाए। अगर बटेंगे नहीं, वोट मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि अगर वोट चाहिए तो बांटना होगा। तो क्या संदेश आपकी तरफ से जाना चाहिए युवाओं को कि आज के दौर में नेताओं के बहकावे में ना आकर के, अगर नेतागिरी न करें तो क्या करें? रोजगार मिल नहीं रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, तो करें तो क्या करें? देखिए, नेतागिरी करनी चाहिए। नेतागिरी किसी भी एक समाज को लीड करना, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि जो है अच्छी बात नहीं है, लेकिन पिछलग्गू बनना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कि जो जिंदाबाद गैंग में शामिल होकर अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं, उनके पिताजी जो है कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किसी तरीके से शाम के सब्जी की व्यवस्था करते हैं, और भैया कोई कांड किए बैठे हैं थाने में, और वो पिताजी कुछ जेवर जायदाद माँ की बेचेंगे, उसके बाद उनको छुड़वा के लेके आएंगे। या तो इसमें जो है उन्हीं के नेता के बीच की दलाली चलेगी। थाने में पता चला फिक्स होगा 10,000 रुपया, गया 5,000 रुपया, 5,000 रुपया नेताजी के जेब में गया। उसके बाद एहसान ऊपर से हमारा लिखवा भैया बंदर आया, तुम छोड़ा के लेके आ रहे। एक चीज हम आपको बताएं, युवाओं को हमारा यह संदेश रहेगा कि युवा कतई किसी भी हाल में किसी के बहकावे में आए नहीं। अपने नेताओं से, अपने चुने हुए प्रत्याशियों से, और जिनको वो चुनने जा रहे हैं उनसे स्पष्ट चर्चा करें, स्पष्ट मुद्दों पे बात करें, और उनसे ये जरूर पूछें कि आप जब चुन के गए थे तो आज तक आपने हमारे लिए क्या किया है, और आप आएंगे तो आप हमारे लिए क्या करेंगे। जब तक आप प्रेरित नहीं होंगे कि हम अपने चुने हुए मतदाता से, माफ करिएगा, चुने हुए विधायक से, चुने हुए सांसद से, जब तक आप स्पष्ट नहीं होंगे कि हमको प्रश्न पूछना है, हमको जवाब लेना है, तब तक
पत्रकार कुछ नहीं कर सकता है, तब तक तंत्र कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको आँख खोलने की जरूरत है, तब कहीं ना कहीं आलापुर और कहीं ना कहीं अम्बेडकर नगर का विकास संभव है। एक आखिरी सवाल, चलते चलते आखिरी सवाल मेरा है कि अम्बेडकर नगर जिले में इस समय जो ट्रेंड में मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे, अवैध अस्पताल, झोला छाप डॉक्टर और तमाम लोगों की बड़ी लापरवाही में अक्सर मौतें हो रही हैं, इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। बड़े पैमाने पे लोगों की मौत भी हो रही है और तमाम बड़े अवैध अस्पतालों के उजागर नाम किए जा रहे हैं, उन पे छापेमारी हो रही है, उन पे कार्रवाई हो रही है। बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल अब चल रहे हैं। आज के दौर में स्थिति ये है कि एक गरीब आदमी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज नहीं करवा सकता। दूसरी चीज़, सरकार की मंशा समझ लीजिए या वर्तमान में पत्रकारों की स्थिति ये है कि लोग उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे क्लिनिक अस्पताल जो संचालित हो रहे हैं गांव गली कूचे में, जो लोग एक दूसरे की सेवा करने का काम कर रहे हैं, इन्हें बंद किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इस पर किस नज़रिए से इसको देखना चाहिए, किस नज़रिए से इस पे काम होना चाहिए? इन्हें बंद करना ठीक रहेगा या ये संचालित जैसे हो रहा है इस तरीके से ये संचालित होते रहें, या इसमें संशोधन की ज़रूरत है? देखिए, एक चीज़ हम आपको बताएं, इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसमें तंत्र ही शामिल है। सीएमओ अम्बेडकर नगर एसी में बैठे हुए हैं। सीएमओ अम्बेडकर नगर इतने अंधे हैं कि उनको ये नहीं दिखता है कि उनके सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रजिस्टर पंजिका में उपस्थिति दर्ज हो रही है, लेकिन उनके शिक्षक कहीं मौज मार रहे हैं। अपनी क्लिनिक खोल के बैठे हुए सरकारी शिक्षकों से मैं कुछ खुद पूछता हूं आपके माध्यम से कि वो प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस कर क्यों रहे हैं जब उनको सरकार से पैसा लेना है, और ये दलील ये प्रस्तुत करते हैं कि सरकार से दिया हुआ धन हमारे पेट में के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए हम नौकरी अगर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे इस अम्बेडकर नगर में ऐसे ऐसे भी डॉक्टर हैं जो पत्रकारों से ये कहते हैं कि आप हमारी खबर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी नौकरी चली जाएगी ना, हमारी नौकरी चली जाए, हमको कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि नौकरी के आड़ में फलाने ने अपनी डिग्री लगा ली है कि हम बीएचयू से थे, हम जिला अस्पताल में थे, हम इस अस्पताल में थे, डिग्री के सामने उन्होंने अपना लिखवा लिया है, उसी के माध्यम से प्राइवेट क्लिनिक वो चला रहे हैं और पैसा ऐंठ रहे हैं किसी तरीके से। लेकिन अब स्थितियां ये उत्पन्न हुई हैं कि उनको उसी माध्यम से पैसा कमाना है, उनको अस्पताल में नहीं जाना है, तंत्र ही का जिम्मेदार है। सीएमओ को अगर पैसा महीने महीने पहुंचता रहे तो अस्पताल आपका संचालित होता रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर आपके यहाँ ताला लग जाएगा। और आज की स्थिति आपको बताएं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में करोड़ों का बजट आया है, खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए धन की बंदरबाट की गई, कोई सुविधाएं मूलभूत नहीं है कि आप कहीं जाके, आप खुद पत्रकार हैं, आप किसी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ की स्थिति आपको देख लीजिए कि रात में अगर आपको चोट लग जाए पैर में ना, तो डॉक्टर साहब रिफर बनाने के अलावा कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तंत्र है, तंत्र के चार स्तंभ होते हैं, उस एक स्तंभ में मीडिया भी आती है, तो मीडिया भी शामिल है कहीं ना कहीं, जो ये दुर्व्यवहार प्राइवेट चिकित्सालयों के साथ किया जा रहा है। आप क्लिनिक में वो सारी मूलभूत सुविधाएं कहाँ तक बना सकते हैं कि आप आपकी फीस कोई नहीं निर्धारित है, आप 40 रुपया 50 रुपया खुराक दवा की 5 खुराक दवाई दे रहे हो, उसी में स्टाफ मेंटेन करना, सब कुछ करना है। वो सारे डॉक्टर्स उस समय सबको दिखे थे, आपने बीच में बताया कि कोविड काल में दिखे थे, उस समय सबको दिखे थे। ये तंत्र है, तंत्र में जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, सीएमओ अम्बेडकर नगर और जिम्मेदार जब तक जागेंगे नहीं, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हिमांशु त्रिपाठी, जो कि जनपद अम्बेडकर नगर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनकी जुबानी कुछ इनके जीवन के अनुभव को आपने सुना, इनके विचारों को सुना। इसी तरीके से हम लगातार ऐसे ही अनुभवी और विद्वान लोगों से आपके समक्ष जो है मुलाकात कराते रहेंगे, साक्षात्कार कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। हम हैं एसपी चक्रवर्ती। नमस्कार।